नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक गौरव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस। बात कर रहे हैं राजनीति की उस उठापटक में इस समय जहां बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ताबड़तोड़ 5 ट्वीट किए, जिससे पूरे देश में सुगबुगाहट के साथ साथ खलबली मची हुई है। खलबली इस बात की है कि बसपा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी की हालांकि घोषणा आकाश आनंद जी की हो चुकी है कि मेरा उत्तराधिकारी आकाश आनंद अगला हो सकता है, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसके साथ साथ ही आकाश आनंद के ससुर को निकालने के बाद मीडिया में खासी चर्चा बनी हुई है कि क्या आकाश आनंद उत्तराधिकारी रहेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो ट्वीट है उनमें स्पष्ट रूप से जाहिर हो गया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरा उत्तराधिकारी, बसपा का उत्तराधिकारी वही रहेगा जो मान्यवर साहब कांशीराम के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा, त्याग और बलिदान करने वाला होगा। इसमें कतई रिश्तेदारी और ये सभी जितने भी पारिवारिक मोह होते हैं उनको छोड़कर ही बसपा के लिए कार्य करने वाला ही उत्तराधिकारी हो सकता है। अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि बसपा का उत्तराधिकारी क्या आकाश आनंद होंगे या नहीं होंगे। अब इस बात को मीडिया ने तमाम खबरों में बना दिया है कि जिस प्रकार से अशोक सिद्धार्थ जो कि उनके ससुर हैं आकाश आनंद को, उनको निकालने से कहीं ना कहीं आकाश आनंद को इस बात की कोई क्षति तो नहीं हुई, उनकी पत्नी तो नहीं, परिवार को नहीं, कुछ लोग परिवार की कराई बता। तो इस प्रकार की जो नीतियां चल रही है बसपा के खिलाफ लगातार जो फैलाया जा रहा है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बसपा के फायर ब्रांड नेता नंदलाल खरे जी। तो खरे जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज की जो राजनीति है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के 4-5 ट्वीट आए हैं लगातार, और मान्यवर साहब कांशीराम के उस मूवमेंट के बारे में आप अपनी बात कहें। मान्यवर साहब की जो वास्तव के बहन जी ने भी इतना त्याग किया है, हालांकि महिलाओं का त्याग बहुत बड़ा होता है और महिला को त्याग को समझना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो महिलाओं के त्याग पर जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने त्याग किया, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम पुरुष थे, उनका त्याग, साथ ही साथ पार्टी में अन्य जो लीडर्स हैं, चाहे राजा राम जी हों और भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अब इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत जी, हमें ये सब कुछ समझने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक जीवंत जो उदाहरण है, जिसको बड़ी बड़ी मंचों से मान्यवर साहब कांशीराम जी बोलते थे, माननीय बहन जी ने भी बोला, और जो नकली तौर पर अम्बेडकरवाद के नाम पर जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सारे लोग दल कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुत्र थे राजरत्न जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बहुत लाड़ करते थे। उसके साथ साथ उन पर ये भरोसा था कि मेरे जाने के बाद समाज के लिए संघर्ष और समाज को आगे ले जाने के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए राजरत्न पर नज़र थी उनकी। लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया, राजरत्न जी दुनिया से चले गए। उसके बाद बाबा साहब जीवित रहे और 1956 में उनकी मृत्यु के बाद कम से कम 60-70 साल के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी आए। उन्होंने अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित किया, मॉडिफाई नहीं किया। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित केवल बैनर पोस्टर लगाने भर से नहीं हुआ। उन्होंने वो अटूट मेहनत की और उस दौर में साइकिल से चले समाज के अंदर एक संदेश दिया, और माननीय बहन जी को उन्होंने तैयार किया। माननीय बहन जी भी मान्यवर साहब से प्रेरणा ली। आपने अभी कहा, जब इंट्रोड्यूस दे रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तमाम राजनीतिक दलों को देखिए। उन राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं वो मैरिड हैं। कांग्रेस को लो, उसमें परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी को लो, उसमें भी लोग रहे। लेकिन बीएसपी एक ऐसा संगठन है जिसके मान्यवर साहब कांशीराम जी अनमैरिड थे। माननीय बहन जी को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी और बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो माननीय बहन जी ने भी संकल्प लिया मान्यवर साहब के समक्ष, और अनमैरिड रहकर, यानी एक अनमैरिड तो बहुत से एम्प्लॉय हो जाते हैं, लेकिन उनका त्याग एक परिवार तक सीमित रहता है। वो अपने तमाम उदाहरण हैं ऐसी महिलाओं के जिन्होंने अपने परिवार के लिए त्याग किया है। लेकिन माननीय बहन जी ने देश के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी के जाने के बाद इस देश के दलित शोषित बहुजन समाज को परिवार माना। आप सोचिए, जब देश के दलित शोषित समाज को परिवार मान करके माननीय बहन जी ने यह त्याग किया और अम्बेडकरवादी लाइन पर चली, उन्होंने सपने भी पूरे किए। देखिए आप एशिया महाद्वीप पर बनने वाले देशों के अंदर आप जाइए, उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में देखिए महापुरुषों का सपना साकार किया, इतिहास बनाया। आज तक के इतिहास में
तमाम दलित नेता रहे जो अपने आप को दलित लिखते थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन माननीय बहन जी जैसा इतिहास कोई काम नहीं कर पाया। आज जो बात आ रही है निकल के, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा समाज को और उन तथाकथित नेताओं को भी जो आज कल तक यानी 16 फरवरी तक जो माननीय बहन जी पर परिवारवाद, ये बात वो बात की टिप्पणी किया करते थे। बहन जी सौदेबाजी करती हैं, लूट कर रही हैं, अपने प्रभारियों के माध्यम से ऐसा वैसा कर रही, जो गलत एलिगेशन लगते थे। माननीय बहन जी के एक बयान ने उन पर विराम लगा दिया। जब माननीय बहन, तो इस बात को हमने बहुत पहले बोला, एक समाज की बैठक हुई थी बहुत पहले, तो समाज की बैठक में एक व्यक्ति ने कहा, एक एम्प्लॉय थे, कह रहे कि बीएसपी में ऐसा परिवारवाद। हमने उस समय भी इस बात को कहा कि बहुजन समाज पार्टी की कमान यानी अम्बेडकरवाद की कमान, बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक संगठन नहीं है, ये महापुरुषों का आंदोलन और अम्बेडकरवाद की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के मान्यवर साहब के बाद बहन जी, हमने कहा कि माननीय बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मान्यवर साहब रहे, माननीय बहन जी हैं, और उनके पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा। उस समय लोगों को कटपटा लगा, लेकिन आज देखिए माननीय बहन जी क्लियर कर दिया एक लाइन में कि मान्यवर श्री कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर उनकी शिष्या के खुद को शिष्या बताते हुए कहा कि उनके मान्यवर साहब के बाद उनकी शिष्या के तरह समाज के लिए त्याग और बलिदान और संघर्ष करेगा, वही उत्तराधिकारी होगा। लाइन क्लियर कर दिया उन्होंने कि आगे आने वाला उत्तराधिकारी भी अनमैरिड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, टैलेंटेड होगा, समाज के लिए संघर्ष करने वाला होगा, जिसको समझ महापुरुषों के फुले साहू अम्बेडकर पेरियार और संतों गुरुओं के आंदोलन जिसको समझ होगी। भारत की समाज व्यवस्था में जिस दलित समाज को निचले पायदान पर था, कभी वो दौर था कि दलित समाज को पैर की जूती समझा जाता था, हमारी माता बहनों के साथ अन्याय हुआ करता था, राजनीतिक दल होते थे, उसके बावजूद भी हम केवल वोट देने के काबिल लोग हमें समझते थे। आंख बंद करके कांग्रेस को वोट किया, 43 साल शासन कराया, केवल वोटों की मशीन, केवल वोटों की मशीन समझा। लेकिन माननीय साहब कांसीराम जी और मैं माननीय बहन जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता। हालांकि मैं धन्यवाद देने के ये शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज भी उनका ऋणी है इस बात के लिए कि सो मान्यवर साहब तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कौम जगाने के बाद और माननीय बहन जी जब पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, अपनी धमक के साथ एहसास करा दिया कि देश के अंदर दलित नेतृत्व का कोई प्रखंड अम्बेडकरवादी नेतृत्व है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। इतिहास बनाया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए। आज माननीय बहन जी के समय में भी कुंभ का मेला लगा, लेकिन एक किसी ने क्या कहते हैं, एक जानवर की भी मृत्यु नहीं हुई। कानून व्यवस्था के नाम पर पत्ता तक नहीं हिला। गुंडों को 1.5 लाख गुंडों को बहन जी की विभिन्न सरकारों में जेल के अंदर डाला गया और कई एक लोग तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। राजा भैया जो दबंग नेता हुआ करता था अपर कास्ट का, जो राजपूत समाज से आते हैं, उस जैसे व्यक्ति पर जो भी दल जिसकी सरकार बनती थी उसमें मंत्री हुआ करते थे राजा भैया। लेकिन आप देखिए माननीय बहन जी की सरकार में जब पोटा कानून बना तो माननीय बहन जी ने एहसास करा दिया कि देश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कैसी होना चाहिए। ये केवल उदाहरण उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दिया, ये संदेश दिया देश के तमाम दलितों के लिए भी, बहुजन समाज के लिए भी, उसके साथ साथ तथाकथित राजनीति करने वाले उन दलों के लिए भी संदेश था कि अगर जिस दिन देश की कुर्सी पर प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में अगर माननीय बहन जी बैठ गई तो अपराधियों के साथ में भी चाहे कितना भी धंधा सेठ क्यों ना हो ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। आज जो अम्बेडकरवाद के नाम पर कुछ सामाजिक संगठन है, कुछ मूर्ख लोग ये तथाकथित व्यक्ति को माननीय साहब कांसीराम जी का रूप दूसरा अवतार बताने में लगे हुए हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, अरे 21वीं सदी के महावीर जब समाज ने बोल दिया, मैं लिखता हूं सोशल मीडिया पर, आपने मेरी पोस्ट देखी होंगी, मैं मान्यवर साहब को 21वीं सदी का महाभीम लिखता हूं। तो कारण यही है कि मान्यवर साहब कांसीराम 21 सदी के महाभीम पैदा हो गए, उसके बाद कोई अदना सा व्यक्ति आकर के सदन में पहुंच जाए और उसको लोग ना समझ, जो दलितों के जो युवा लोग हैं, जो मैं उनका मानसिक रूप से दिवालियापन मानता हूँ, जो लोग मान्यवर साहब कांसीराम जी से चंद्रशेखर आजाद की तुलना करते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी थे, एकमात्र पैदा हुए, सदियों के बाद ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। और देश के अंदर, मैं ये बनावटी बात नहीं कर रहा, ये मक्खन लगाने वाली बात नहीं है, देश के अंदर माननीय बहन जी जैसा सशक्त नेतृत्व दलितों के अंदर सदियों बाद पैदा होगा। जो डिसीजन क्षमता बहन जी, जो निर्णय लेने की क्षमता है, सफल शासक करने की जो क्षमता है, वो माननीय बहन जी के अंदर है। आप एक उदाहरण बता दो,
माननीय बहन जी ने कभी भी अपनी जुबान खोलने का कभी यूटर्न लिया हो? तमाम देश के नेता शाम को बयान देते हैं, सुबह पलट जाते हैं, चाहे वो परिस्थिति कोई भी रही हो। लेकिन माननीय बहन जी जब भी कोई भी डिसीजन लिया हो, सरकार में रही तब भी और नहीं है तब भी, या सदन लोकसभा राज्यसभा सदन में थी तब भी और आज भी, लेकिन जब माननीय बहन जी जो कहती हैं उस पर अमल करती। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जिस प्रकार से अशोक सिद्धार्थ यानी उनके समधी आकाश आनंद के ससुर बहन जी के जो बड़े भतीजे हैं आकाश आनंद, आनंद कुमार के बेटे, उनके जो जिस प्रकार से उनको बाहर किया गया, उनके एक साथी नितिन कुमार उनको भी बाहर किया गया। आरोप वही है कि पार्टी में अनुशासनहीनता और ग्रुप बनाने को लेकर क्या कहेंगे, कैसा ग्रुप? देखिए, ये जो मीडिया है ना, आपको ध्यान हो 90-93 के दशक में माननीय बहन जी की सरकार थी 95 के बाद, जब 68 विधायक बीएसपी के पार्टी छोड़ करके चले गए, उस समय मीडिया ने उन शब्दों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करना नहीं चाहूँगा, ये वही मीडिया जिसने मान्यवर साहब कांसी राम जी पर एलिगेशन लगाया था, माननीय बहन जी को बदनाम करने की कोशिश की, और उसी मीडिया पर जब मान्यवर साहब कांसी राम जी के वो मीडिया के लोग पहुंचे, देश नहीं ये विश्व का इतिहास है जब मान्यवर साहब कांसी राम जी किसी मीडिया कर्मी को चांटा मारा जिसकी गाल की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो ये वही मीडिया है। जब ये मीडिया मनी माफिया मीडिया मानवर साहब कहते थे हमारे पास नहीं, हमारा है ही नहीं। आप ये तो आज तो हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर चैनल हो गए, तमाम तरीके जो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अम्बेडकरवाद की आवाज़ पहुंच रही है, ये हम उन लोगों के लिए उसमें उनमें से आप भी आते हैं। ऐसे तमाम लाखों लोग देश के अंदर पैदा हुए, इसलिए आवाज़ जा रही है। लेकिन मीडिया, मनुवादी मीडिया हमको कहाँ कवरेज देता है, बल्कि भ्रम पैदा करता है। उस समय उन्होंने किया, अमर उजाला पेपर की प्रेस को 1 घंटे के अंदर कार्यकर्ताओं पर सहन नहीं हुआ। मानव साहब ने नहीं बोला, बहन जी ने नहीं बोला, लेकिन तहस नहस कर दिया। तो ये मीडिया है, मीडिया अलग अलग बयानबाजी करती है, ये मीडिया की सुगुफबाजी है। कोई ग्रुपबाजी नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी के रहते हुए कोई ग्रुपबाजी पैदा नहीं होगी। और यहाँ एक डिसिप्लिन, अगर किसी दल में कोई राजनीतिक संगठन, अगर उसमें कोई अनुशासित पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अभी तमाम मीडिया में फैलाया जा रहा है, बसपा के अंदर एक बड़ी कलह चल रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की पार्टी टूटने की कगार पे है, आकाश आनंद पार्टी से बाहर हो सकते हैं। ऐसे तमाम जो मीडिया है जिसको अपन ना चाहते हुए भी उसको मीडिया को एक्सेप्ट करते हैं, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो लगातार मतलब बहुजनों की जो राजनीति है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए, ये विषय गोदी मीडिया का नहीं है, ये सारे लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज हमने 1998 में मानवर साहब कांसीराम जी का एक स्टेटमेंट सुना था भोपाल में। जब मानवर साहब आए थे तो मानवर साहब ने ये कहा था कि मैं कांग्रेस को घुटने के नीचे लाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा था कि सन 2010 में बहुजन समाज पार्टी इस देश का हुक्मरान समाज बनेगा, हम सत्ता की दहलीज पर होंगे। वही हुआ 2010 में परमाणु करार पर जब सरकार गिरी तो माननीय बहन जी को रोकने वाले कौन लोग थे? यही कांग्रेस के लोग रोकने वाले थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकने वाले थे, जिनमें तथाकथित सांसद जो 6 सांसद थे जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से आते हैं, उन लोगों ने पैसा लेकर के माननीय बहन जी के खिलाफ क्रॉस वोट किया। एक नई बात नहीं है। तो माननीय बहन जी को रोका। आज देश के अंदर जो तमाम इंडिया ब्लॉक बना, आज इंडिया ब्लॉक फेल हुआ। माननीय बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। माननीय बहन जी ने अकेला लड़ने एकला चलो की नीति अपनाई। कुछ ना समझ लोग जो भ्रम पैदा करते हैं, तमाम जो संगठनों के लोग, उन्होंने भ्रम पैदा किया, कह रहे माननीय बहन जी नहीं है, उनको गठबंधन में आना चाहिए। और हमारे समाज को भी मिसगाइड किया गया। हमारे समाज ने कुछ मात्रा में कांग्रेस को वोट कर दिया। कांग्रेस में थोड़ी जान आ गई, थोड़ी। आज देखिए, आज वो चोरों की जो मंडली इकट्ठा हुई, ठगों की मंडली इकट्ठा हुई। पुरानी कहावत है कि एक ठग दूसरे ठग को नहीं ठग सकता, लेकिन 2 ठग मिल जाते हैं तो तीसरे का सत्यानाश कर देते हैं। यही इंडिया ब्लॉक में हुआ। आज देश के अंदर अगर गठबंधन का कोई सफल नेतृत्व कोई कर सकता है, देश के अंदर 24% दलित समाज के वोट की नेता है माननीय बहन मायावती जी। उस पर एक छत्र शासन है उनका। अगर माननीय बहन जी लखनऊ से आवाज मारेंगी तो देश के कोने कोने में दलित समाज के अंदर ये आवाज पहुंचेगी कि भाई हमें दिलीप क्या कहते हैं दीपक बौद्ध जी के समर्थन में जाना। माननीय बहन जी लखनऊ से आवाज मारे और देश के हर कोने में मजरे टोले पर सेक्टर स्तर पर आवाज पहुंच जाती है। ऐसा सफल नेतृत्व। मुझे आप एक बात बता दो, देश के अंदर कोई एक नेता का नाम बताओ जो 24% अपने सजाती वोट पर, दलित समाज की वोट पर जिसके पास हो, जो ट्रांसफरेबल वोट है।
कांग्रेस से 1996 में अलायंस किया मान्यवर साहब कांसी राम जी ने उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस को हमारे मान्यवर साहब और बहन जी कहने पर वोट ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिला। तो और कांग्रेस की एक नीति रही है, कांग्रेस ने जिस संगठन से हाथ मिलाया है उसको हाथ मिला करके उसको खत्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी देख लो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कभी क्लियर मेजोरिटी में आया करती थी बंगाल के अंदर, उसका बहुत बड़ा अस्तित्व हुआ करता था। जब कांग्रेस के साथ रही खेल खत्म। ज्योति बसु जी उस समय जब बात चली ऐसे ही सेकुलर संगठन सरकार की, ज्योति बसु जी को सरकार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने दूसरे गलियारे से अंदर खाने से उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो ये संगठन जो चल रहे हैं ये केवल अगर उनको देश के अंदर कोई भय है तो वो बहुजन समाज पार्टी से, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से, क्योंकि ये लाइन जो मटकरवा दी है ये समझौते वाली लाइन नहीं है। मान्यवर साहब कांसी राम जी कहते थे अच्छे अवसर के लिए, क्या बुराई वाली बात है, वो मान्यवर साहब ये कहते थे हम तो अच्छे अवसरवादी हैं, अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं, जहां संविधान हित और बहुजन समाज का हित होता है हम अपने अवसर का फायदा उठाते। चलो अगला प्रश्न यह है कि क्या आकाश आनंद उत्तराधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे भाई मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, माननीय बहन जी ने क्लियर कर दिया, ट्वीट को पढ़िए आप, वो जो मैं पहले बोल चुका हूं, लाइन ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात माननीय बहन जी ने बोल दी है। इस देश का जब तक माननीय बहन जी जीवित हैं, देश में बसपा की सुप्रीमो माननीय बहन जी हैं, और बहन जी के बाद मान्यवर साहब जैसे थे उसी लाइन पर माननीय बहन जी चली है, और बहन जी की लाइन जैसे ही आदमी। तो आकाश आनंद जी ने तो शादी कर ली है, वो तो फिर किसी लाइन पर नहीं। अरे भाई अब ये परिवार, माननीय बहन जी का परिवार कहाँ है? परिवार ये माना जाएगा दीपेंद्र बौद्ध हैं, आपकी फैमिली है, आपकी पत्नी है, बच्चे है, ये फैमिली है। हाँ 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 बिल्कुल। माननीय बहन जी का परिवार नहीं है। ये लोग तो माननीय बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कांग्रेस के इशारों पर चलने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले लोग, तो तमाम दलित समाज के जो संगठन वो चलाते हैं, वो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चुनावों में कि जब तक बीएसपी कमजोर नहीं होगी हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी भाई, तो वो ये लोग भ्रम पैदा करते हैं। लाइन वही है, बहन जी का कोई परिवार नहीं है। काय का परिवारवाद? मीडिया जो शब्द लिख रहा है बहुत गलत शब्द लिख रहा है। अगर पार्टी चाहे तो उन पर मानहानि का, माननीय बहन जी मानहानि का दावा भी कर सकती है मीडिया कर्मियों पर। क्या होता है परिवारवाद? माननीय बहन जी कहाँ है परिवार बताओ? हाँ, बहन जी का कोई परिवार ही नहीं है। भारतीय समाज की संस्कृति के अनुसार परिवार होता है जिसके बच्चे पैदा होते हैं। माननीय बहन जी की कोई नहीं है। माननीय बहन जी का तो पूरा देश परिवार है। हम और आप बहन जी के परिवार के सदस्य, हम पूरा देश बहन जी कहता है। देश के अंदर आप देखो, भारत के अंदर मुझे एक किस्सा याद है, कोई एक नाम नहीं लूंगा, कोई बड़ा नेता उमा भारती जी जब इससे संगठन से अलग हुई तो हम एक हमारे मित्र थे इसमें अजनौदा में, बाबू सिंह लोधी जी इस दुनिया में नहीं है, उनकी माँ की भी प्रतिमा लगी है। तो एक मित्र के साथ वहाँ रुके, दोनों लोधी जी ने, रामवरण सिंह लोधी हैं उनके बड़े पुत्र जो अब रिटायरमेंट है, उन्होंने ये कहा कि उमा भारती जी ये कहती हैं, लोधी समाज उनको दीदी कहता है, उन्होंने अपने समाज के लोगों से ये कहा कि मैं सारे ओबीसी के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मैं वो दौर देखना चाहती हूँ जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जब बोलती हैं, अगर वो टेलीविजन पर भी बोलती हैं, किसी चैनल पर बोलती हैं, तो दलितों की महिलाएं घूंघट उठा करके घूंघट में से माननीय बहन जी को सुनती हैं। मैं वो दौर देखना चाहती हूँ। आप सोचिए, जिस नेता की कद्र देश के अंदर एक आराध्य के रूप में होती हो, आराध्य से तात्पर्य मेरा ये नहीं कि अगरबत्ती धूप बत्ती लगती हो, एक आराध्य के रूप, एक आदर्श नेता के रूप में होती है, उसको खत्म करने वाला कौन है? माननीय बहन जी जो त्याग बलिदान किया उससे समाज जुड़ा हुआ है और आजीवन जुड़ा रहेगा। काय का परिवारवाद? तो मीडिया को जवाब और तमाम दलों को जवाब 2027 के होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आगामी विधानसभा के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। दलित समाज समझ चुका है इस बात को कि हमारे समाज को गुमराह कर दिया गया। और चुनाव हुए, चाहे 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का दिल्ली भी हुआ। अभी खासा रिजल्ट बसपा के पास नहीं आया, यानी जब से बसपा की सत्ता चली गई उसके बाद से बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस पर लगातार जोर देती है, कैडर चलाओ, ये चलाओ, वो सभी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ज़मीन पर लोग नहीं आ पाते। नहीं, ये जिस प्रदेश के जो नेतृत्व हैं या स्थानीय नेतृत्व हैं, वो मेरा मानना है कि वो भी ठीक ठाक काम करते होंगे, लेकिन एक दौर रहता है। बीएसपी जिस गति से बढ़ी, 85 मद्दों का खाओ, देश में अपना शासन लाओ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, 15 पर 85 का राज नहीं चलेगा, वो एक दौर था।
और बहुत लंबे समय के बाद कोई चीज़ हमें, कोई वस्तु हमें हम जिसके बारे में जानते तक नहीं हो, फिर वो हमें हासिल हो तो ताकत तो बनेगी। तो एक बूस्टर डोज हुआ मानव साहब के आंदोलन का, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में जिस गति से बढ़े, फिर जिस गति से लोग बढ़ते हैं उनको रोकने के लिए कितनी ताकतें लगती हैं, सोचिए आप। एक पंचायत के दलित अम्बेडकरवादी सरपंच को रोकने के लिए दूसरे गुलाम को बना दिया जाता है। हम देश का शासक बनना चाहते हैं। इस देश के अंदर तमाम दलित नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, और एक वहाँ के अशोक छेवाड़ा, जन क्या नाम है उनका, अशोक छवाड़, हाँ महाराष्ट्र के अशोक पवार, ये तमाम जो नेता रहे, या आरपीआई से रामदास आठवले, या एक गौतम थे, क्या नाम था उनका, और एक उदयराज सिंह, उदित राज जी थे, ये लोग अपने आगे दलित लिखना चालू कर दिया, हम दलित नेता हैं। बल्कि देश के अंदर दलित नेता बनना, उस पर कायम होना और चलना एक अलग बात है। इन्होंने ये संकल्प नहीं लिया, लेकिन देश के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम जी ललकार भरी कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। देश के अंदर चमार बरादरी ने, चाहे वो किसी भी खाम पे रहता हो, चमार शब्द का मैं प्रयोग इसलिए करता हूं कि इसमें सारे लोग, सारी खामें, दौरे, सखवार, अहरवार, रेगर, मोची, बैरवा, सारे आधे लोग इसमें समाहित हैं। इस देश की चमार बरादरी ने हुंकार भरी है देश का परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करने के लिए। जो लंबे समय से कांग्रेस वाले दलों ने शासन के देश के शासक रहे, हमारे वोट से रहे, ओबीसी के वोट से रहे, लेकिन किसी ओबीसी नेता ने हुंकार भरी, मुलायम सिंह जी ने हुंकार भरी, लालू जी ने हुंकार भरी, या नीतीश कुमार ने हुंकार भरी, ये जुगाड़ तलाशते रहे। लेकिन देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने हुंकार भरी है कि हम देश के शासक होंगे। जब हम इस देश के शासक बनने के लिए काम कर रहे हैं तो भैया हमारा विरोध तो होगा। इसलिए पूरे सारे लोग, हमारे समाज को, जो हमारा मूल धर्म, उसको भ्रमित किया। लेकिन आगे आने वाले समय में समाज भ्रमित नहीं होगा। समाज ने देख लिया, बीएसपी जब से थोड़ा नीचे गई है, आज तमाम तरह के अन्य अत्याचार, बलात्कार, डकैती, जाने क्या क्या नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को एहसास हो रहा है, देश के अंदर एहसास हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में हमारे सांसद विधायक नहीं है, आज लोगों को एहसास हो रहा है कि युवाओं की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों की मूड पर मूत रहे हैं। ये क्या है? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और जब बीएसपी पावर में होगी, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो ये ताकत को रोकने का तरीका है और मीडिया भ्रम पैदा करती है। चलिए, आपने हमारे साथ तमाम बातें रखी, तमाम अपनी बातों के साथ साथ लोगों तक ये भी पहुंचाया कि बसपा एक पवित्र आंदोलन महापुरुषों का है, जिसको बचाने के लिए, जिसको चलाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जैसा त्याग बलिदान और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जैसा समर्पण भी होना बेहद जरूरी है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिस प्रकार से बसपा के ऊपर तमाम मीडिया कर्मियों ने जो उंगलियां उठाई हैं, उस पर भी नंदलाल खरे जी ने सटीक जवाब दे दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नेताजी की कुछ बातों को आपको अच्छा लगी हो, बुरी हो, तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो बने रहिए वादरा एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।